चिराग तले अंधेरा, ये बात तो आपने बिल्कुल सुनी ही होगी। और ऐसे ही कुछ हालात कानपुर में टीकाकरण के दौरान हो रहे हैं। कानपुर के सरसौल सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज जब एएनबी की टीम ने वहां पर पड़ताल करी तो वहां पर मीडिया को देख करके मुख्य चिकित्सा के जुड़े हुए जो भी अधिकारी थे, जिनमें की कीर्ति जी और रेणु संबंधित कुछ महिला अधिकारी रहीं, उन्होंने मीडिया को देखते ही गेट बंद कर दिया। कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास रहा है कि इस तरह की हीला हवाली जो कि सीएचसी में चल रही है उसे दबाने का था। लेकिन जब ये बात चिकित्सा अधीक्षक तक पहुंची तो उन्होंने मीडिया कवरेज के लिए आगे का रास्ता साफ करवाया। जब मीडिया ने इसकी कवरेज शुरू करी तो सारी परतें खुल गई। वहां पर स्थितियां कुछ इस प्रकार से थी कि लोग जो अपने टीकाकरण के लिए आ रहे थे वो ना ही किसी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और ना ही किसी प्रकार का कोई मास्क लगाए हुए थे। ऐसे में जब कोरोना की तीसरी लहर की बात हम करते हैं तो इस तरह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इस तरह की तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर में कहीं ना कहीं चिंगारी में पेट्रोल का काम कर रही हैं। फिलहाल जहां एक तरफ ये बात कही जाती है कि टीकाकरण बड़ी तेजी से हो रहा है प्रदेश में, वहीं इस तरह की तस्वीरें टीकाकरण को मुंह चढ़ाते हुए दिखाई देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आला अधिकारी इन बातों को संज्ञान में लेकर के सुरक्षा की स्थितियां वहां पर समुचित करवाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गो प्रेम किसी से छुपा नहीं है। गो और गोवंशों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा गांव में गौशाला बनवाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन अमेठी जिले के सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्हीं के बीजेपी विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह एवं तहसील अमेठी के एसडीएम महात्मा सिंह के द्वारा चकनाचूर करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार के सक्षम प्रस्तुत होकर समस्या से अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को गौशाला निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जी आपको बता दें, पूरा मामला ग्राम सभा कटरा फूल कुंवर का है, जहां पर प्रस्ताव के अनुरूप गौशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिस पर एसडीएम अमेठी के द्वारा आदेश पर पहुंची राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश की। इसके उपरांत ग्राम सभा को निर्देशित किया गया, ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया। इसी संबंध में उसी जमीन के बगल ही एक व्यक्ति जिसकी खातेदार था, वो जो है गौशाला के निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने तत्काल एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में अधिकारियों का सक्षम प्रस्तुत किया, जिस पर तत्काल तहसील दिवस में तहसील प्रभारी के द्वारा निस्तारण किया गया। तभी निस्तारण करने के लगभग 1 घंटे बाद आपत्तिकर्ता की शिकायत पर अमेठी के बीजेपी विधायक गरिमा सिंह के पुत्र एवं प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह के द्वारा तहसील दिवस में चल रही जनसुनवाई के दौरान मंच पर चढ़कर अपना आपा खोते हुए मौके पर मौजूद तहसील एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी पर जो है वो अपना आपा खो गए और काफी देर तक हंगामा काटा, जिस पर आनन फानन में किसी तरह से दोनों अधिकारियों ने मामले की सुनवाई को रोकते हुए मामले को आगे बढ़ाते न बढ़े, इसके लिए जो है वो जो है उनको लेकर अपने एक चैम्बर में चले गए और वहाँ पे जो है उनकी जो समस्या थी, समस्या का समाधान करने के लिए जो है वो आदेशित किया। लेकिन इस दौरान जो है जन सुनवाई भी लगभग 1 से 2 घंटे बाधित रही। इसके बाद जो है वहीं पर जो है एसडीएम साहब ने आदेश किया कि यह गौशाला जो है का निर्माण रोका जाए, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि यह वही गौशाला है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। इस पर जो है आज कटरा फूल कुंवर का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो है गौरीगंज मुख्यालय जो है आया था, वहां पर जो है उन्होंने डीएम के सक्षम प्रस्तुत होकर अपनी जो समस्या थी उसको बताई। वहीं पर अब ये देखने वाली बात ये होती है कि किस प्रकार से जब जिले के अन्य अधिकारी जो है किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर जो है हस्तक्षेप करते हैं, तो आखिर कैसे उनका प्रोजेक्ट पूरा होगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी।
अयोध्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर जगह जगह रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई काफी तेजी से चलाई जा रही है। जैसा कि आपको बताते चलें, अयोध्या में भव्य दिव्य और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन किया गया था। इसके बाद अब अयोध्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 29 तारीख को दौरा है, जिसको लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी स्टेशनों की साफ सफाई, चाहे वो छोटे स्टेशन हो चाहे वो बड़े स्टेशन हो। हालांकि जहां पर ये सफाई चल रही है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी घासें भी उगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अब स्टेशनों की जो साफ सफाई देखी जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पहले ही स्टेशनों की सफाई हो तो यात्रियों को कोई भी प्रकार की समस्याएं गंदगी से न झेलना पड़े। जिस तरीके से चाहे हम अयोध्या स्टेशन की बात करें, चाहे छोटे मोटे स्टेशनों की बात करें, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक के सभी स्टेशनों पर साफ सफाई का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। गोंडा जंक्शन में रेलवे जंक्शन पर वाटर पॉइंट जो बनाया गया है, सरकार के लाखों खर्च करने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर पॉइंट बनाया गया था कि यात्रियों को सस्ते रेट में पानी उपलब्ध हो सके। 5 रुपये से 8 रुपये लीटर पानी मिले, लेकिन वो महज एक शोपीस बनकर ही रह गया है। सरकार के लाखों खर्चे किए हुए मशीन जो है पूरी तरह से फेल है, महज शोपीस बनकर रह गया है। जी हाँ, आपको बता दें, प्रशासन की लापरवाही, प्रबंधन की लापरवाही, रेलवे विभाग के प्रबंधन की लापरवाही कहें या फिर कुछ और कहें। जी हाँ, आपको बता दें, मनमाने तरीके से वहाँ के लोकल वेंडर जो है 20 से 25 रुपए बोतल पानी को बेच रहे हैं और इसका खामियाजा बेचारे यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि रेलवे प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस पे की जाती है। गोंडा से एनबी न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी के लाल मेजर दद्दा ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर झांसी की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलेगी, जिसकी जानकारी आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रदीप सरावगी ने प्रेस वार्ता कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रदीप सरावगी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम हमारे ध्यानचंद जी के नाम पर रखकर झांसी का मान बढ़ाया है। इस उपलक्ष्य में हम सभी खिलाड़ी, खेल प्रेमियों, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों और समाज सेवियों ने मिलकर तय किया कि झांसी का जो प्रधानमंत्री ने गौरव और मान बढ़ाया है, उसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। इसके लिए 29 अगस्त को खेल दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ध्यानचंद स्टेडियम से प्रातः रैली निकाली जाएगी। ये रैली झांसी के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुए ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेगी, जहां 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें कुछ खेल संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। वहां से सभी मिलकर प्रधानमंत्री को थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी कहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। नूरपुर ग्राम गोपालपुर में एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें बताया जाता है घर के मामूली कहा-सुनी को लेकर कलेश चल रहा था, जिस पर उसने गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना नूरपुर के गोपालपुर गांव में सचिन नाम का एक व्यक्ति जो करीब 30-32 साल का था, अपनी पत्नी लक्ष्मी को रात में गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, क्लेश, गृह कलह था। जब उसके 3 बच्चे भी थे, 8 साल शादी को हो गया था। इसकी ससुराल रेहड़ में थी। इसके घर में इनकी पत्नी के साथ में इसका एक छोटा भाई भी है, इसकी मां भी है।
पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आरोपी को मय तमंचे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर के तमंचे से फायर किया था। इसने तमंचा कहां से प्राप्त किया, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो जिससे गोली मारी थी वो तमंचा भी मौके से बरामद कर लिया गया। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। लाइसेंस के लिए अब नहीं लगाना होगा RTO ऑफिस के चक्कर। बाराबंकी में शुरू हो गया है घर बैठे लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया का ट्रायल। जी हां, आपको बता दें, आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल सकेंगे और लोगों को RTO कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का ट्रायल बाराबंकी में शुरू हो गया है। पोर्टल अपडेट हो चुका है। सफल ट्रायल के बाद राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इससे आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, बाराबंकी के ARTO पंकज सिंह ने बताया कि NIC ने पोर्टल को अपडेट कर दिया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसकी आवश्यकता होती है तो उसके 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण होता है लर्निंग लाइसेंस और द्वितीय चरण होता है लर्निंग लाइसेंस बनने के उपरांत 30 दिनों के बाद परमानेंट लाइसेंस की प्रक्रिया। लर्निंग लाइसेंस करने के लिए अभी ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसमें आवेदक को 3 बार एक ही अपॉइंटमेंट में आवेदन करता है। आवेदन करने के बाद उसको एक डेट और टाइम मिलता है। उस दिन आवेदक RTO कार्यालय में आता है, जहां पर उसका पहले अपनी क्यू में लग करके अपने फॉर्म की स्क्रूटनी कराता है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक कराएगा। फिर उसके बाद लर्निंग का टेस्ट देगा कंप्यूटर पर। तब अगर वो कंप्यूटर पर पास हो जाता है तो उसको हम लर्निंग लाइसेंस जारी करते हैं, जो अपने घर से वो निकाल। बाराबंकी कार्यालय में इसका ट्रायल चलेगा। परीक्षण के बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। NB न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। कोविड बढ़ने के वजह से आज महा वैक्सीनेशन का अभियान सीतापुर जनपद में रखा गया है। उसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में 4000 वैक्सीनेशन का टारगेट दिया गया है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन के पीरियड में इतनी जनसंख्या की भीड़ देखी गई कि जागरूकता अभियान कारगर साबित हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 4000 का टारगेट है। 21 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है और वैक्सीनेशन 100 के ऊपर ही जाएगा। हालांकि आपको ये बता दें, इस समय कोरोना फिर से बढ़ रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से सभी जनपदों को आज टारगेट दिया है, महाअभियान दिया है। उसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ तक कि वहाँ पे इतनी भीड़ उमस गई कि पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वहीं पुलिस के कर्मी आकर सभी भीड़ को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस खुलासा के दौरान 4 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना बनेठेर पुलिस के द्वारा यहां पर टाटा सफारी को रोकने का प्रयास किया गया, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 4 गौवंशीय पशु इस टाटा सफारी में प्राप्त हुए, जहां पर कि थाना बनेठेर पुलिस के द्वारा आज इसका खुलासा किया गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया है कि इनके पास से एक अवैध शस्त्र तथा टुकड़ा चूर्ण एवं इसको पशु काटने का एक शस्त्र भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि जहां पर इनका एक साथी भी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा इसे 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं इस सराहनीय कार्य करने के लिए थाना बनेठेर पुलिस को भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। हम बासी तहसील के ग्राम सभा पिपरहिया के कटहा टोला में हैं, जहां 100 घरों का कुनबा है और पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। यहां के ग्रामीण बंधे पर अपना जीवन यापन करने के लिए इस समय बेबस हैं और बाढ़ की स्थिति इस तरह से है कि ग्रामीण परेशान होकर अपना सब सामान वगैरह लेकर के बंधे पर जाकर जीवन यापन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कोई भी सुध लेने वाला उनका अभी तक प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिससे पूरे ग्रामीण काफी परेशान हैं। इस तरह की समस्या से उन्होंने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन प्रशासनिक अमला भी मौके पर नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए ग्रामीणों में रोष व्याप्त भी है। ANB न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदी उफान पर है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद गोरखपुर महानगर के कई मोहल्ले पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बात करें लोगों के तो लोग अब परेशानी में जी रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा पानी लगा है कि एक फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। लोग अब घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भी जा चुके हैं। वहीं बात करें गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन की, तो उनके आवास के सड़क तक भी पानी पूरी तरीके से लग चुका है। लोग गोरखपुर के जो है पानी में बेहाल हैं। कल इनको लेकर कुछ संगठनों ने DM को ज्ञापन भी दिया और मांग किया कि जो भी पानी की निकासी व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा वो जल्द से जल्द किया जाए। लोग यहाँ पूरी तरीके से परेशान हैं। हालांकि लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन का यह कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है, इसलिए सारे अधिकारी व्यस्त हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो लोग यहाँ नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, उन पर यह जिला प्रशासन संबंधित विभाग कब सुध लेगा। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत सीमा के अंतिम छोर यानी कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 दिन लगातार हो रही बारिश से पूरा एरिया जलमग्न हो गया है और कितनी लाशें बह के आई हैं, कितने घरेलू सामान नेपाल से बह के आ रहे हैं और कितने जानवर बह के आ रहे हैं। इसी के बारे में हमारे साथ प्रधान जी यहाँ के मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। वही नदी है। ये कब से जलस्तर यहाँ का पानी? ये 5 से 6 बजे से जलस्तर बढ़ रहा है। कितने गांव इससे प्रभावित हुए? खजूरिया, उसके बाद सेमरा और पिपरहिया, रेहरा, किशोरी। लोगों का कहना है कि कई लाशें और कई घरेलू सामान, काफी घरेलू सामान और लाशें बह के आ रही हैं। ये कहाँ से बह के आ रही है? ये सब नेपाल से आ रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ के लोगों? अब यहाँ के लोगों को दिक्कतें बस गाँव में चला गया, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? अब दिक्कतें जैसे मान लीजिए गांव में जो चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं और रास्ता मतलब आने जाने का काफ़ी चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा किस तरह से प्रशासन के द्वारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा मान के चलिए सबको मुहैया करवाया जा रहा है, मतलब घूम के देखा जा रहा है। तो राशन पानी का भी व्यवस्था कराया गया है? जी, राशन पानी का व्यवस्था जो है करवाया जा रहा है। नेपाल में लगातार हो रहे भारी बारिश के चलते नेपाल से होकर बहने वाली नदियां उफान पर हैं और इन नदियों का पानी भारतीय सीमा में तेजी से घुस रहा है। आपको बता दें, रोहिणी नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का पानी आज सुबह तड़के भारतीय सीमा के लगभग दर्जनों गांव में घुस गया। लोग डरे और सहमे हैं। ग्रामीण अपने सामान और खाने पीने की चीजों को जुटाने में लग गए। साथ ही साथ नेपाल से तमाम तरह की सामान भी बहकर सरहदी क्षेत्रों के गाँव में आ रही है, जिसमें सिलेंडर, कपड़े, चारपाई इत्यादि हैं। फिलहाल प्रशासन के द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और बचाव हेतु प्रयास भी जारी है। महाराजगंज से ANB न्यूज के लिए अजय जायसवाल। यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम में यहाँ राज्य स्तरीय खेलों प्रतियोगिता का आयोजन आरंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ माननीय शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल ने किया। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 2 खेलों का आयोजन यमुनानगर जिला में हो रहा है, जिसमें भारोत्तोलन और लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता शामिल है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 29 तारीख तक चलेगा। आज ही के दिन हमें यहाँ पर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जैवलिन थ्रो में सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंककर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, उनके कोच नसीब अहमद जी से बात हुई, जिन्होंने बताया कि किस तरह की दिक्कतें का सामना किया गया और कितनी मेहनत के साथ नीरज चोपड़ा को यहाँ तक पहुँचाया गया और उनकी मेहनत और नीरज चोपड़ा की मेहनत ने आज रंग लाया और जिसके बदौलत इंडिया को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। पिछले जो भी गेम अभी तक रहे हैं उनमें पिछले टाइम में बहुत अच्छा 3, अगर ये कोरोना काल को छोड़ दें उससे पहले अगर देखें हम तो हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे उसमें परिणाम दिखाए हैं। 200 या 200 से भी ज़्यादा मेडल हमारे बच्चों ने जीते हैं
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और खेल जो है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा सरकार का ध्यान इसके ऊपर बहुत है। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई एक स्वस्थ जीवन के अंदर ही स्वस्थ बात है। उन्होंने आशा जताई कि आगे भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इस तरह का परफॉर्मेंस करते रहेंगे और देश के लिए गोल्ड लाते रहेंगे। धन्यवाद। यमुनानगर से ANV न्यूज़ के लिए मोहित विज। मथुरा जनपद की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा सड़क योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश मौजूद रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क योजना जो चलाई जा रही है उसका शुभारंभ आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किया गया है। मथुरा से पीलीभीत बरेली मार्ग को नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। और मथुरा के अंदर आने वाले मार्ग का काम जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्द। अभी अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसका तरफ टेंडर हो रहा है, यहाँ इस स्थिति तक पहुँच गया है। तो आप बहुत निश्चित रहिए, क्योंकि आप ये राय में ये जो बाईपास इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाईवे बनने की वजह से ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANV। जी हाँ, देहरादून ऋषिकेश के बीच में पड़ने वाला जाखल नदी का पुल पूरी तरीके से टूट चुका है। आइए मैं दिखाता हूँ अपने कैमरामैन की मदद से किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। आप देख रहे हैं 3 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर फंसी पड़ी हुई हैं। आपको बता दें 4 लोगों को हल्की फुल्की खरोंचें आई हैं, जिन्हें राजकीय चिकित्सालय ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। मौके का मुआयना डॉक्टर राजेश कुमार DM ने किया है। आपको बता दें पूरी तरीके से इस रूट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये है कि यहाँ पे पुरानी पोखरी वाले साइड से 10 मीटर पुल घसा है। पुल का लेंथ जो लगभग 350 मीटर है, तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 10 मीटर स्ट्रेच पे जो है पुल घसा हुआ है। और अभी फिलहाल हमने आवाजाही जो है इस वाले स्ट्रेच पे भी, देहरादून वाले साइड से भी और ऋषिकेश वाले साइड से भी हमने बंद कर दिया है। और जो है लोगों से अपील हमने जारी की है कि नेपाली फार्म वाले साइड से दो टेम्पो पर यह है कि काफ़ी हल्की। मैं ऋषिकेश से ANV न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, उसी कड़ी में रुड़की सिविल अस्पताल भी इस बात को लेकर चौकन्ना हो गया है। वहीं जब सिविल हॉस्पिटल के CMS संजय कंसल से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि उनके द्वारा तीसरी लहर को देखते हुए कई प्रकार की सुविधाओं को जो है बढ़ा दिया गया अस्पताल में। जिस तरीके से यदि पेशेंट के लिए बेड की बात की जाए तो 80 बेड वहाँ पे हो चुके हैं और न्यू बॉर्न केयर के लिए जो है वहाँ पे 8 बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इसी के तहत जिस तरीके से यदि मरीज को सीरियस हालत में आता है तो उसकी ICU बेड के लिए 11 बेड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तीसरी लहर को लेकर तैयारी हमारी पूर्ण है और हमारा अभी आपको पता ही है, पिछली बार भी हम लोगों ने 40 बेड खोल दिए थे अपने, जिनमें सेंटर सप्लाई थी। अब की बार हम लोगों ने 60 बेड कर दिए हैं। उसके 40 बेड हमने एडल्ट के लिए और 20 बेड बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के। इसके अलावा 20 बेड हमने और रिजर्व में रख लिए हैं। अगर कोई लहर आती है और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम 80 के 80 बेड पूरा यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करेंगे। 5 बेड का हमारा NBSU जो पूर्व से चालू है उसको भी बढ़ा के हम 8 बेड का करने जा रहे हैं जल्द ही। ठीक है, हमारा NBSU हो जाएगा न्यू बॉर्न केयर के लिए। इसके अलावा हमारा 11 बेड का हमारा अब ICU चालू हो गया है और उसके लिए स्टाफ की भी बातचीत हो गई है। बहुत जल्द हमें वहाँ स्टाफ भी मिल जाएगा और वो हमारा ICU पूरा चालू हो जाएगा। और जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, कहीं न कहीं प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। ANV न्यूज़ के लिए लालचंद्रा, रुड़की। कौशाम्बी कसाईनी थाना क्षेत्र में एक चोर ने पावर प्लांट में काम कर रहे मनोज कुमार कानपुर से अपने घर सैनी आए थे, तभी एक चोर ने ई-रिक्शे पर सवार
मनोज कुमार का पैसे निकाल के भागने लगा। तभी लोगों ने दौड़ाकर चोर को पकड़ लिया और जमकर पीटा। मौके पहुंची पुलिस ने चोर को ले जाके पूछताछ कर रही है। मनोज कुमार का कहना है कि मैं पावर प्लांट कानपुर में काम करता था, वहां से पैसा लेकर अपने घर आ रहा था। ई रिक्शा में सवार चोर ने मेरी पॉकेट काट ली थी। पॉकेट काट कर भागने लगा। मनोज कुमार ने शोर मचाया तो लोगों ने चोर को पकड़ लिया। पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। थाना सैनी का एक प्रकरण है जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। जब खतरे को पकड़ के लोगों ने पुलिस के सुपुर्द किया है, उसकी जांच कराई जा रही है। जो वादी लिख के देगा, जो तहरीर प्राप्त होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। मौके पर मनोज कुमार का पैसा तो मिल गया। पहुंची पुलिस ने ले जाके चोर से पूछताछ कर रही है। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी।